everyone and a very warm welcome to Mind Review. I am Sakshi Kaushik और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये सीरीज है साइकोलॉजी एंट्रेंसेस लेट्स क्रैक इट, जिसमें हम लोग आपके साइकोलॉजी के ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस कवर कर रहे हैं, न्यूमरस पेपर्स, न्यूमरस टॉपिक्स एंड इंटरेस्टिंग डिस्कशंस. तो बायो साइकोलॉजी का पेपर वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. इफ यू आर न्यू टू द चैनल और आपने अभी वो वीडियोस नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट की लिंक अटैच कर दी है जिसमें इस सीरीज से रिलेटेड सारी वीडियोस हैं. एंड टुडे इन जनरल साइकोलॉजी वी आर गोइंग टू कवर द टॉपिक ऑफ मेमोरी. तो कल वाली वीडियो में हमने लर्निंग का टॉपिक कवर किया था. आई होप आप लोगों को वो सारा जो कॉन्सेप्ट है, वो सारे जो हमने डिस्कस किए थे वो क्लियर्ड आउट हैं. एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट अस गेट स्टार्टेड विद मेमोरी. तो मेमोरी में हमें डिस्कस करना है द मॉडल्स ऑफ मेमोरी. और मेमोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है फॉर अस बिकॉज हम सारे स्टूडेंट्स की एक तकलीफ होती है कि यार जो चीज़ हम याद कर रहे हैं वो भूलते जा रहे हैं. कैसे किसी चीज़ को अच्छे से याद करें, ताकि अपने एग्जाम्स तक हम उस चीज को याद रख पाए, भूले ना उसे इतनी जल्दी. सो दिस चैप्टर माइट हेल्प यू विद ऑल ऑफ दोज क्वेश्चंस. तो दो मॉडल्स हैं मेमोरी के. मॉडल्स ऑफ मेमोरी का मतलब क्या है कि बेसिकली ये दोनों के दोनों मॉडल्स अटेम्प्ट करते हैं ये डिस्क्राइब करने में कि कोई भी इंफॉर्मेशन जब हमारे मेमोरी में आती है तो वो कैसे आती है, क्या प्रोसेस है किसी भी इंफॉर्मेशन का हमारी मेमोरी के अंदर आने का. तो उनमें से एक मॉडल है जो एटकिंसन एंड शिफ्रिन ने दिया था 1968 में. और इस मॉडल को या तो आप स्टेज मॉडल बोल सकते हैं या फिर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल भी बोल सकते हैं. और जो दूसरा मॉडल है जिसका व्यू पॉइंट थोड़ा अलग है पहले वाले मॉडल से, वो दिया था क्रैग एंड लॉकहार्ट ने 1972 में, जिसका नाम है लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल. बट व्हेन वी बिगिन टू टॉक अबाउट इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक पहला सिस्टमैटिक अटेम्प्ट था, एक पहला ऐसा मॉडल था जिसने सिस्टमैटिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि हमारी मेमोरी कैसे बनती है और कैसे इंफॉर्मेशन मेमोरी में आती है. तो एक चीज हम देख ही चुके हैं कि किसने दिया था ये, एटकिंसन एंड शिफ्रिन ने. कब दिया था? 1968 में. अब इन लोगों ने क्या कॉन्सेप्चुअलाइज किया, इन्होंने बोला कि हमारी जो मेमोरी है ना वो एक सिंगल यूनिट नहीं है, रादर वो 3 डिफरेंट स्टोर्स में डिवाइडेड है. और जब भी कोई इंफॉर्मेशन हमारी मेमोरी में आती है तो वो इन 3 डिफरेंट स्टोर्स से गुजरती है. ठीक है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है तीनों स्टोर्स में गुजर के आती है. व्हाट आर दीज 3 स्टोर्स? सेंसरी स्टोर, शॉर्ट टर्म स्टोर एंड लॉन्ग टर्म स्टोर. ठीक है, चलिए एक एक करके इन तीनों को डिस्कस करते हैं. तो सेंसरी मेमोरी, सेंसरी स्टोर को हम सेंसरी मेमोरी भी बोल सकते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड देन वी हैव लॉन्ग टर्म मेमोरी. तो ये 3 स्टोर्स थे अकॉर्डिंग टू एटकिंसन एंड शिफ्रिन की जिन स्टोर्स के थ्रू हमारी जो भी इंफॉर्मेशन बाहर से आ रही है मेमोरी के अंदर वो प्रोसेस होती है मेमोरी. ठीक है, ओके. तो सेंसरी मेमोरी में क्या दिक्कत है कि उसकी कैपेसिटी तो काफी लार्ज है. कैपेसिटी लार्ज होने का मतलब वो काफी सारी इंफॉर्मेशन ले तो सकती है अपने अंदर, लेकिन वो ड्यूरेशन यानी कि कितने वक्त तक वो इंफॉर्मेशन सेंसरी मेमोरी में रहेगी उसकी ड्यूरेशन बहुत कम होती है. दैट इज लेस दैन अ सेकेंड. तो एक सेकेंड से भी कम की ड्यूरेशन है हमारी सेंसरी मेमोरी की. और इसमें बेसिकली क्या होता है ना कि देखो, हमारी जो बॉडी है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन कैसे रिसीव करती है? सेंस ऑर्गन से, whether it is through eyes, through ears, through nose, through our mouth or through our skin. ये जो हमारे डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स हैं इनके थ्रू ही हमारी बॉडी तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की इंफॉर्मेशन रिसीव कर पा रही है. सो सेंसरी मेमोरी में इंफॉर्मेशन इन सेंस ऑर्गन्स से आती है, सेंसेस से रजिस्टर होती है, एग्जैक्टली वैसा का वैसा रेप्लिका उस पर्टिकुलर स्टिमुलस का रजिस्टर हो जाता है. अब सेंसरी मेमोरी में एक कॉन्सेप्ट आता है सेलेक्टिव अटेंशन का. यानी कि देखो, हमारा जो इन्वायरमेंट है उसमें तो बहुत ही सारी चीजें हैं ना. देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग अराउंड अस. जब आप बाहर कहीं जाते हो, सपोज मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर हैपनिंग अराउंड यू. अब वो सारी की सारी चीजें तो आपके माइंड में रजिस्टर नहीं होती ना.
कुछ ऐसी चीजें होती है जिनको आप सेलेक्टिवली अटेंड करते हो, जिनके ऊपर आप अटेंशन पे करते हो, या जो आपकी नजरों में आ जाती है, या आपको सुनने में आ जाती है, या विच थ्रू विच एवर सेंस ऑर्गन जो आपके पास अटेंशन में आती है। तो वो इंफॉर्मेशन जिसके ऊपर आप सेलेक्टिव अटेंशन पे कर रहे हो, वो इंफॉर्मेशन आती है आपके पहले स्टोर ऑफ मेमोरी में, जिसको हम बोलते हैं सेंसरी मेमोरी। लेकिन बात क्या है कि सेंसरी मेमोरी में वो इंफॉर्मेशन सिर्फ 1 सेकेंड या 1 सेकेंड से भी कम समय तक के लिए रहती है। अगर वो इंफॉर्मेशन आपके सेंसरी मेमोरी में सेलेक्टिव अटेंशन की वजह से 1 सेकेंड तक रह गई, then that information will go on to the second store of memory, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी में क्या है, जैसा मैंने अभी बताया कि जिस इंफॉर्मेशन को आप अटेंड कर लेते हो और जो इंफॉर्मेशन आपके सेंसरी मेमोरी के टाइम में 1 सेकेंड तक रह जाती है, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में आती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी में भी इतना ज़्यादा कैपेसिटी नहीं होता, ठीक है, एक लिमिटेड कैपेसिटी होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी का इंफॉर्मेशन को रिटेन करने का, और बहुत ही ब्रीफ ड्यूरेशन के लिए रिटेन करती है शॉर्ट टर्म मेमोरी भी। ऑफ कोर्स सेंसरी मेमोरी से तो ज़्यादा समय के लिए रिटेन रहती है इंफॉर्मेशन हमारे एसटीएम में या शॉर्ट टर्म मेमोरी में, लेकिन वो भी इतना लंबा समय नहीं होता। सो इट इज़ 30 सेकेंड्स और इवन लेस दैन 30 सेकेंड्स जो इन्फॉर्मेशन हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहती है। और एक बात जो एटकिंसन एंड शिफ्रिन ने बोली थी, वो ये बोली थी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो इन्फॉर्मेशन है वो अकाउस्टिकली एनकोड होती है। अब अकाउस्टिकली एनकोड होने का क्या मतलब होता है, यानी कि साउंड की मदद से। So whatever information we are trying to encode in a short term memory, या हम थोड़ा और देर तक उस इंफॉर्मेशन को बचा के रखना चाह रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में साउंड से या वर्बल उससे एनकोड होगी, यानी कि अकाउस्टिकली एनकोड होगी। और शॉर्ट टर्म मेमोरी में इंफॉर्मेशन को मेंटेन करने के लिए, ताकि वो ये 30 सेकेंड्स का जो टाइम है इसको मेंटेन कर पाए, उसके लिए रिक्वायर्ड होता है मेंटेनेंस रिहर्सल। तो इसका मैं आपको एग्जांपल दूंगी। मेंटेनेंस रिहर्सल भी अकाउस्टिकली ही होता है मोस्टली, या तो आप मन ही मन अकाउस्टिकली कर रहे हो या फिर जोर से बोल बोल के कर रहे हो। तो जैसे कभी कभी हमारे मोबाइल फोन्स में ओटीपी आता है ना, जिसको हम बोलते हैं वन टाइम पासवर्ड, कहीं पे हमें पुट इन करना होता है ओटीपी। तो हम लोग कई आजकल तो फैसिलिटी आ गई है कि उस ओटीपी को एज इट इज कॉपी पेस्ट करते, बट समटाइम्स व्हेन इन सम फोन्स देयर इज नॉट दिस फैसिलिटी कि कॉपी पेस्ट कर सके, तो हम उस ओटीपी को याद रखने की कोशिश करते हैं। और कैसे याद रखते हैं, सपोज द ओटीपी इज 128, तो जब तक हमें वो ओटीपी लिखने वाली जगह ना मिल जाए, जब तक हम उसे वर्बली तेज तेज बोलते रहते हैं ना, 128 128, या तो वर्बली या मन ही मन में हम बार बार उसे रिपीटेडली बोलते रहते हैं 128 128। और जैसे ही वो एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है जिसमें आपको ओटीपी फिल इन करना होता है, उसमें ओटीपी फिल इन करते ही आप फिर उस ओटीपी को बोलना छोड़ देते हो, और वहीं की वहीं वो इन्फॉर्मेशन आपकी डिस्कार्ड चली जाती है। ठीक है, सो किसी भी इंफॉर्मेशन को शॉर्ट टर्म मेमोरी में रखने के लिए उसका जरूरी है कि वो 30 सेकेंड्स तक रहे, अकाउस्टिकली एनकोड हो और मेंटेनेंस रिहर्सल हो। मेंटेनेंस रिहर्सल क्या है कि आप वर्बली रेपिटेशन कर रहे हो किसी चीज को याद रखने के लिए, अपनी मेमोरी में मेंटेन करने के लिए। एंड अगर एक इंफॉर्मेशन जो है सरवाइव कर गई शॉर्ट टर्म मेमोरी के टाइम को भी, तब वो जाएगी आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में। लॉन्ग टर्म मेमोरी एक ऐसी मेमोरी है जिसकी वास्ट कैपेसिटी है, और ये एक परमानेंट स्टोर हाउस है। तो इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है कि भाई इतनी ही देर तक इंफॉर्मेशन रहेगी या सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन रह सकती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी वास्ट कैपेसिटी रखती है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसमें आ सकती है, और परमानेंट स्टोर हाउस है ये इंफॉर्मेशन का। और यहाँ पे किस टाइप की एनकोडिंग होती है, सिमेंटिक एनकोडिंग होती है। तो जैसे शॉर्ट टर्म मेमोरी में मेंटेनेंस रिहर्सल था ना, कि आप वर्बली रेपिटेशन करके उस चीज को याद करने की कोशिश कर रहे हो, सॉर्ट ऑफ रट्टे मार के याद कर रहे हो, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में क्या है, सिमेंटिक एनकोडिंग होती है, यानी कि आप मीनिंग समझ के उस चीज को एनकोड कर रहे हो या याद कर रहे हो। तो कई बार आपने लोगों से सुना होगा, अपने टीचर्स से भी सुना होगा, वो लोग बोलते हैं कि कंसेप्ट को समझ के याद करो तभी याद रहेगा, रट्टा मत लगाओ, बगैर समझे मत याद करो। सो दैट इज व्हाट एग्जैक्टली दे मीन, कि अगर आप सिमेंटिकली एनकोड करते हो किसी भी इंफॉर्मेशन को, उसकी मीनिंग समझ के एनकोड करते
करते हो, या फिर जो नई इंफॉर्मेशन आपको याद करनी है उसे उन इंफॉर्मेशंस के साथ कंबाइन करके याद करने की कोशिश करते हो जो ऑलरेडी आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में प्रेजेंट है। वो चीज आप कैसे कर सकते हो, जब आप किसी इंफॉर्मेशन को अपने एवरीडे लाइफ में अप्लाई करना शुरू करो। ठीक है, तो जब आप ऐसे करके एनकोडिंग करते हो तो वो लंबे समय तक आपकी मेमोरी में रहती है, क्योंकि वो आ चुकी होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी में, जिसकी कैपेसिटी वास्ट है। अब एक चीज जो शॉर्ट टर्म मेमोरी में मुझे और डिस्कस करनी है वो है जॉर्ज मिलर का मैजिक नंबर। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए एक पर्सन थे जिनका नाम था जॉर्ज मिलर, जिन्होंने एक मैजिक नंबर दिया था विच इज 7 ± 2। तो इन्होंने क्या बोला था कि 7 ± 2 बेसिकली कैपेसिटी है हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी की। दैट मीन्स एट द मैक्स हम कितने चंक्स ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी में, 7 + 2 दैट इज 9। तो मैक्सिमम हम 9 सेट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, और मिनिमम हम स्टोर कर सकते हैं 5 विच इज 7 - 2 5। तो मिनिमम इतना और मैक्सिमम इतना चंक्स ऑफ इंफॉर्मेशन किसके अंदर, आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर। और ये था मैजिक नंबर गिवन बाय मिलर, 7 ± 2। लेकिन एक कॉन्सेप्ट और क्या आता है कि ये जो 7 ± 2 का कैपेसिटी है शॉर्ट टर्म मेमोरी का, उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ चंकिंग। तो चंकिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें हम लार्ज सेट ऑफ इंफॉर्मेशन को ग्रुप्स में डिवाइड करके याद करते हैं। तो जैसे होता है ना, कभी कभी हम नंबर याद करते हैं किसी का, तो नंबर हम कैसे याद करते हैं कि 7 8 4 5 6 0 8 9, ऐसे ऐसे करके हम उसे ग्रुप्स में डिवाइड करके नंबर को याद करने की कोशिश करते हैं। उन ग्रुप्स को हम बोलते हैं चंक्स, विच इज इन द प्रोसेस ऑफ चंकिंग, जिसकी मदद से हम 7 ± 2 की जो ये लिमिटेशन है कैपेसिटी की, उसको बाईपास कर सकते हैं, राइट। चलिए, तो ये था आपका इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल। अब जो सेकेंड मॉडल है वो है लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल, जो कि दिया था क्राइक एंड लॉकहार्ट ने 1972 में। अब लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल में क्राइक एंड लॉकहार्ट ने ये फोकस नहीं किया कि भाई अलग अलग मेमोरी स्टोर्स हैं, उन्होंने इस चीज पे फोकस नहीं किया। उन्होंने बोला कि कितने लेवल तक कोई इंफॉर्मेशन रिटेन हो रही है वो डिपेंड करेगा कि आपने उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कैसे किया है। ठीक है, यानी कि उस इंफॉर्मेशन को कैसे एनालाइज किया है वो बताएगा आपको कि वो इंफॉर्मेशन पर्टिकुलरली कितने लंबे समय तक रिटेन रहेगी या डीके अवे हो जाएगी। सो क्रैक एंड लॉकहार्ट का मेजर फोकस था प्रोसेसिंग पे, कि कोई भी इंफॉर्मेशन आप किस तरीके से प्रोसेस कर रहे हो। क्या आप उसको स्ट्रक्चरल लेवल पे प्रोसेस कर रहे हो, क्या आप इंटरमीडिएट लेवल पे प्रोसेस कर रहे हो, या डीपर लेवल पे प्रोसेस कर रहे हो। तो किस लेवल पे प्रोसेस हो रही है इंफॉर्मेशन, किस लेवल पे एनालाइज हो रही है इंफॉर्मेशन, वो डिटरमिन करेगा कि कितने लंबे समय तक कोई भी इंफॉर्मेशन आपके माइंड में, मेमोरी में रिटेन रहती है। सो इन्होंने 3 लेवल्स दिए थे, दीज आर द 3 लेवल्स, योर स्ट्रक्चरल लेवल, इंटरमीडिएट लेवल एंड योर डीपर लेवल। तो स्ट्रक्चरल लेवल क्या होता है कि जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, ठीक है, आप जो भी इंफॉर्मेशन है ना उसके सिर्फ स्ट्रक्चरल फीचर्स पे और फिजिकल फीचर्स पे फोकस करो। तो जैसे मैंने एक चीज लिखी यहाँ पे, कैट, ठीक है, अब मैंने कैट लिख दिया। अब स्ट्रक्चरल लेवल पे अगर आप इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की कोशिश करोगे, सो यू विल जस्ट फोकस ऑन द फिजिकल फीचर्स कि मैंने किस तरीके से इस पर्टिकुलर वर्ड को लिखा है। तो मे बी आप देखोगे कि सी और ए तो थोड़े पास में है, लेकिन टी थोड़ा दूर है, और इस टी का ऊपर वाला ये पार्ट इतना लंबा सा बना दिया है। तो ये मैं क्या कर रही हूँ कि इन अल्फाबेट्स के स्ट्रक्चर पे फोकस कर रही हूँ। तो एक तरीका है ये भी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने का, व्हेन आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। तो लेकिन जब मैं सिर्फ एक फिजिकल स्ट्रक्चर पे फोकस कर रही हूँ तो वो इंफॉर्मेशन जाहिर सी बात है बहुत लंबे समय तक रिटेन नहीं होगी। ठीक है, फिर होता है एक इंटरमीडिएट लेवल ऑफ प्रोसेसिंग। सो रिमेंबर, यहाँ पे कोई मेमोरी स्टोर नहीं है कि पहले स्ट्रक्चरल लेवल पे किया फिर इस पे आए फिर इस पे, नो, इट इज नॉट लाइक दैट। ये इंडिविजुअल अलग अलग प्रोसेसिंग लेवल्स हैं, या तो आप स्ट्रक्चरल लेवल पे कर सकते हो, या इंटरमीडिएट पे, या डीपर पे, या मे बी सब पे एक साथ। ठीक है, तो इंटरमीडिएट लेवल में इन टर्म्स ऑफ फोनेटिक साउंड्स, यानी कि यहाँ पे आप फोकस कर रहे हो अकाउस्टिक एनकोडिंग पे, जिसका क्या मतलब था हमने पढ़ा था जो कि शॉर्ट टर्म मेमोरी में, यानी कि आप साउंड पे फोकस कर रहे हो कि ये जो वर्ड कैट है ये कैसा साउंड कर रहा है, कैट कुछ ऐसे करके। ठीक है, सो यू आर फोकसिंग ऑन द साउंड ऑफ दैट इंफॉर्मेशन, ऑन द फोनेमेटिक्स ऑफ दैट इंफॉर्मेशन, फोनेटिक्स। ठीक है,
और फिर आपका आता है डीपर लेवल। डीपर लेवल में आपका सिमेंटिक्स इन्वॉल्व है, यानी कि आप उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के मीनिंग पे जा रहे हो। अब इस वर्ड के मीनिंग पे हम कैसे जा सकते हैं कि मे बी आप इमेजिन करने लग जाओ कि कैट एक ऐसा मैमल है जिसमें फर होते हैं, जिसके 4 लेग्स होते हैं, जिसकी टेल होती है। तो यहाँ पे आप मीनिंग में जा रहे हो उस चीज के। तो जितना डीप होगा किसी भी प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन का, किसी भी इंफॉर्मेशन का प्रोसेसिंग जितना ज़्यादा डीप होगा उतने लंबे समय तक वो इंफॉर्मेशन रिटेन रहेगी। जितना वो सिर्फ स्ट्रक्चर पे फोकस करता रह जाएगा उतने कम समय तक वो इंफॉर्मेशन रिटेन होगी। सो दिस इज बेसिकली योर लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल। एंड विद दैट हमने कवर कर लिए हैं आपके ये मॉडल्स ऑफ मेमोरी, जो आपके लिए समझने काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। और अब हम बात करेंगे थोड़ा और डिटेल में अबाउट द ह्यूमन मेमोरी। तो ये एक सॉर्ट ऑफ फ्लो चार्ट पिक्चर है जो मैंने आप लोगों के लिए निकाली थी। इसमें बस एक करेक्शन है, जो कि है कि ये शॉर्ट टर्म मेमोरी का जो स्टोरेज स्पेस है वो लेस दैन 1 मिनट नहीं, लेस दैन 30 सेकेंड्स होता है। सो अगर आप इसे अपनी नोटबुक्स में ड्रॉ कर रहे हैं तो मेक श्योर आप इस करेक्शन को कर ले, लेस दैन 30 सेकेंड्स, ठीक है। तो ह्यूमन मेमोरी में जैसा हमने इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल में भी देखा था, जो कि थोड़ा ज़्यादा एक्सेप्टेबल मॉडल है, उसमें हमारे पास 3 टाइप्स के मेमोरी स्टोर्स है। सेंसरी मेमोरी, जिसमें इंफॉर्मेशन लेस दैन 1 सेकेंड में स्टोर हो रही है। शॉर्ट टर्म मेमोरी या वर्किंग मेमोरी, जिसमें लेस दैन 30 सेकेंड्स में है। और फिर आती है आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी, जिसका स्टोरेज कैपेसिटी लाइफ टाइम का है। अब लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है वो 2 टाइप्स में डिवाइड हो सकती है। एक है आपकी एक्सप्लिसिट मेमोरी और एक है आपकी इम्प्लिसिट मेमोरी। तो जो एक्सप्लिसिट मेमोरी होती है ना, वो ऐसी मेमोरी सिस्टम होती है जिसके बारे में आप कॉन्शियसली अवेयर हो। आप अवेयर हो कि आपको ABCD नाम के जो अल्फाबेट्स हैं वो आते हैं। आप अवेयर हो कि आपको 1 to 100 की काउंटिंग आती है। आप अवेयर हो कि आप करंटली यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हो। तो ये जो कॉन्शियस मेमोरी होती है, जिस मेमोरी के बारे में आप कॉन्शियसली अवेयर हो, उस मेमोरी को बोलते हैं हम एक्सप्लिसिट मेमोरी। और इसका ऑपोजिट है इम्प्लिसिट मेमोरी, ऐसी मेमोरी जो अनकॉन्शियस है, यानी कि आप अवेयर नहीं हो कि उस चीज की मेमोरी आपके पास है, बट इट इज देयर विद यू, ठीक है। आप कॉन्शियसली अवेयर नहीं हो उस चीज के बारे में, आप कॉन्शियसली उस चीज पे फोकस नहीं कर रहे हो। अब एक्सप्लिसिट मेमोरी में आती है आपकी डेक्लेरेटिव मेमोरी। इनफैक्ट एक्सप्लिसिट मेमोरी को आप डेक्लेरेटिव मेमोरी भी बोल सकते हैं। सो डेक्लेरेटिव मेमोरी में क्या चीजें आती है? डेक्लेरेटिव मेमोरी में आते हैं आपके फैक्ट्स, आपके कॉन्सेप्ट्स, आपके पर्सनल लाइफ इवेंट्स, ठीक है। क्योंकि आप जैसा इस फ्लो चार्ट में देख सकते हो कि फर्दर डेक्लेरेटिव मेमोरी डिवाइडेड है एपिसोडिक और सिमेंटिक में। तो एपिसोडिक, डेक्लेरेटिव, लॉन्ग टर्म मेमोरी में क्या चीजें इन्वॉल्व है? आपके जो पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस हुए होते हैं ना, कि यार मैंने ना ऐसा अपना 6th क्लास में कुछ ऐसा बर्थडे सेलिब्रेट किया था। सो ये जो कुछ टाइप के एक्सपीरियंसेस होते हैं जो आपके लिए पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, आपके लाइफ इवेंट से रिलेटेड हैं, हो सकता है नेचर में थोड़े इमोशनल हो बिकॉज दे आर रिलेटेड टू आवर पर्सनल एक्सपीरियंसेस, वो इंफॉर्मेशन आती है आपकी एपिसोडिक मेमोरी में। और ये डेक्लेरेटिव या एक्सप्लिसिट मेमोरी का पार्ट क्यों है? क्योंकि आप इसके बारे में कॉन्शियसली अवेयर हो, ठीक है। फिर आती है आपकी सिमेंटिक मेमोरी, जो कि डेक्लेरेटिव मेमोरी का ही पार्ट है, लेकिन इसमें चीजें आती हैं फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट्स, जनरल नॉलेज। तो ये जो हमारे डिफरेंट लॉजिक्स होते हैं ना, कि लॉजिक ऑफ डूइंग समथिंग या मैथमेटिकल एबिलिटीज, या फिर किसी चीज से रिलेटेड जो जनरल अवेयरनेस होती है, या किसी कॉन्सेप्ट का इंफॉर्मेशन, तो ये जो सारी मेमोरीज आती हैं वो आपकी होती हैं सिमेंटिक मेमोरी का पार्ट, जो वंस अगेन एक्सप्लिसिट या डेक्लेरेटिव है, क्योंकि आप उसके बारे में भी कॉन्शियसली अवेयर हो कि आपको उस चीज की मेमोरी है। फिर इम्प्लिसिट मेमोरी में मेमोरी आती है प्रोसीजरल मेमोरी। प्रोसीजरल मेमोरी में क्या चीजें आती है? उसमें आती है आपके स्किल्स, आपके टास्क। सो द फैक्ट कि आपको हो सकता है जिन लोगों को साइकिल चलानी आती है उनके पास साइकिल चलाने की प्रोसीजरल मेमोरी है, यानी कि वो कॉन्शियसली एकदम अवेयर नहीं है इस चीज के, लेकिन उनके पास वो प्रोसीजरल मेमोरी है। अगर उनको साइकिल दे दी जाए तो वो साइकिल चला सकते हैं। अब एक मेजर डिफरेंस डेक्लेरेटिव मेमोरी और प्रोसीजरल मेमोरी में क्या होता है? एक मेजर डिफरेंस इन दोनों मेमोरी सिस्टम्स में ये होता है कि डेक्लेरेटिव मेमोरी के जो कंटेंट होते हैं ना, उसको आप इजीली वर्बली डिस्क्राइब कर सकते हो, लेकिन प्रोसीजरल मेमोरी के कंटेंट्स आप इजीली वर्बली डिस्क्राइब नहीं कर सकते। एग्जाम्पल क्या है?
कि भाई डेक्लेरेटिव मेमोरी में अगर एपिसोडिक मेमोरी के केस में मैंने बोला आपको कि अच्छा आपने सबसे अच्छा बर्थडे कौन सा सेलिब्रेट किया था, तो आप इजीली उसे बोल के समझा सकते हो ना कि पता है मेरा 6th क्लास में जो बर्थडे सेलिब्रेट हुआ था वो सबसे अच्छा था। या फिर सिमेंटिक मेमोरी के केस में अगर मैंने आपसे पूछा कि 2+4 क्या होता है, तो आप बता सकते हो कि इट इज 6, वर्बली बता सकते हो। लेकिन प्रोसीजरल मेमोरी में अगर मैंने आपसे पूछा कि साइकिल कैसे चलाते हो, तो वो वर्बली डिस्क्राइब आप कर तो पाओगे कि भाई पेडल पहले एक मारेंगे फिर दूसरा पेडल और ऐसे बैलेंस बना के, लेकिन उसका वर्बल डिस्क्रिप्शन काफी डिफिकल्ट होगा। तो आप प्रेफर करोगे कि मैं चला के दिखा देती हूँ कि कैसे चल सकती है। सो प्रोसीजरल मेमोरी को वर्बली डिस्क्राइब करना इज अ बिट डिफिकल्ट टास्क, लेकिन डेक्लेरेटिव मेमोरी का वर्बल डिस्क्रिप्शन ईजी होता है। तो ये एक ऐसा फ्लो चार्ट है जो बिल्कुल आपके माइंड में छप जाना चाहिए, स्पेशली जो लॉन्ग टर्म वाला पार्ट है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं और फिर कई बारी कंफ्यूजन अराइज हो जाती है कि एक्सप्लिसिट मेमोरी में क्या आता था और इम्प्लिसिट में क्या। सो मेक श्योर यू रिमेंबर दिस पार्ट वेरी वेल। अब दो इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हमें डिस्कस करनी है, एक है फ्लैश बल्ब मेमोरी और एक है आपकी ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी। तो फ्लैश बल्ब मेमोरी क्या होती है, इस टर्म से आप याद रखें, इमेजेस फ्रोजन इन मेमोरी। तो कुछ चीजों की मेमोरी ऐसी होती है ना जिसके बारे में हमें एग्जैक्टली सब कुछ पता है कि कौन सी प्लेस में हुआ था, किस डेट में ये चीज हुई थी, कैसा टाइम था, मे बी कैसा वेदर था, कैसा कलर कोऑर्डिनेशन था, क्या क्या चीजें थी। सो फ्लैश बल्ब मेमोरी ऐसे इवेंट्स की मेमोरी होती है जो या तो हमारे लिए कुछ ज्यादा ही अराउजिंग हो या हमारे लिए कुछ ज्यादा ही सरप्राइजिंग इवेंट्स हो, जिसकी वजह से हम उन इवेंट्स को बहुत ही डिटेल में याद रखते हैं और इस कदर याद रखते हैं कि वो पूरी उस पर्टिकुलर इवेंट की इमेज सॉर्ट ऑफ हमारी मेमोरी में फ्रोजन हो जाती है। सो उसी चीज को हम कहते हैं फ्लैश बल्ब मेमोरी। और दूसरी टाइप ऑफ मेमोरी होती है ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी। नाम से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, जैसे हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं ना कि ये इस इंसान की ऑटोबायोग्राफी है, कि उनकी अपनी लाइफ की कथा। सो ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी आपके पर्सनल इवेंट्स से रिलेटेड आपकी जो पर्सनल मेमोरीज हैं वो होती हैं। अब ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी आपके पूरे लाइफ स्पैन में इक्वली डिवाइडेड नहीं होती। ऐसा क्यों? क्योंकि जो 4 to 5 ईयर से पहले वाला हमारा लाइफ थी, उस वक्त की यूजुअली हमें इतनी मेमोरी नहीं होती। मोस्टली लोगों को 4 to 5 इयर्स एज के पहले वाली जो उनकी लाइफ थी उसकी मेमोरी नहीं होती, बिकॉज ऑफ चाइल्डहुड एमनीजिया। तो चाइल्डहुड एमनीजिया कोई डिसऑर्डर नहीं है, लेकिन बस ये एक फैक्ट है कि भाई ये टर्म दी गई है उस इस प्रोसेस को कि 4 to 5 ईयर से पहले वाली जो हमारी चाइल्डहुड की मेमोरी है वो हमारे पास नहीं होती। तो लेकिन कुछ हमारे एज ग्रुप्स होंगे जिसकी हमारे पास कुछ ज्यादा ही मेमोरीज होंगी, कुछ एज ग्रुप्स होंगे जिनकी ज्यादा मेमोरीज में भी नहीं होगी। सो ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी इवन तो हमारी पर्सनल मेमोरीज होती हैं, लेकिन वो इक्वली डिवाइडेड नहीं होती हमारे एज के थ्रू। ठीक है। अब कुछ मेथड्स होते हैं मेमोरी को मेजर करने के, कि कौन सी मेमोरी कितने हद तक स्टोर हो रही है, कैसे स्टोर हो रही है, कैसे रिट्रीव हो रही है। उन चीजों को मेजर करने के लिए कुछ 3 मेथड्स होते हैं जो आपको इस स्टेज पे पता होने चाहिए। एक हो सकता है फ्री रिकॉल और रिकॉग्निशन। तो इसमें क्या होता है ना कि पार्टिसिपेंट्स को एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स दी जाती है याद करने के लिए। तो सपोज पेपर पे 20 वर्ड्स लिख के दे दिए और पार्टिसिपेंट्स को बोला कि आप इन 20 वर्ड्स को याद करके आओ, और फिर उसके बाद उन्हें बोला जाता है कि जो वर्ड्स आपने याद किए थे उस लिस्ट में, उन वर्ड्स को आप रिकॉल करो किसी भी ऑर्डर में, जैसे भी आपको याद आ रहा है। चाहे पहला वर्ड जल्दी याद आ रहा है या बीच वाला कोई वर्ड जल्दी याद आ रहा है, जैसे भी ऑर्डर में आप रिकॉल करो। तो उस प्रोसेस को कहते हैं फ्री रिकॉल। और उसी में होता है रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन में क्या होगा, फिर से वही लिस्ट हमने दी उनको याद करने के लिए, फिर हमने क्या किया, एक और लिस्ट प्रिपेयर करी। अब इस लिस्ट में पुरानी वाली लिस्ट के कुछ वर्ड्स लिख दिए और साथ में कुछ डिस्ट्रैक्टर आइटम्स भी डाल दिए। डिस्ट्रैक्टर आइटम्स क्या मतलब, कुछ ऐसे वर्ड्स जो पहली वाली लिस्ट में प्रेजेंट नहीं थे। और फिर हमने सब्जेक्ट्स को बोला कि इस लिस्ट में से वो वर्ड्स आइडेंटिफाई करो जो पहली वाली लिस्ट में थे या जो आपने रिमेंबर किए थे। सो फ्री रिकॉल या रिकॉग्निशन के प्रोसेस से हम सेंसरी मेमोरी को मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमने लिस्ट ऑफ वर्ड्स उन लोगों को दिखाए एक लिस्ट में, तो कितने वर्ड्स जो है उनकी सेंसरी मेमोरी में रजिस्टर हो पाए और कितनों पे वो सेलेक्टिव अटेंशन दे पाए और कितनों को इवेंचुअली वो रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। सेकेंड टाइप ऑफ मेमोरी मेजरमेंट कैन बी सेंटेंस वेरिफिकेशन टास्क। सेंटेंस वेरिफिकेशन टास्क जो है हम सिमेंटिक मेमोरी को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। सिमेंटिक
सिमेंटिक मेमोरी, अगर आप उस फ्लो चार्ट को याद करेंगे तो सिमेंटिक मेमोरी वाज द मेमोरी विच वाज रिलेटेड टू योर फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि कौन से फैक्ट्स आपके पास हैं, जनरल अवेयरनेस किस चीज के बारे में है। तो सिमेंटिक सेंटेंस वेरिफिकेशन टास्क में हम लोग कुछ सेंटेंसेस देते हैं सब्जेक्ट्स को और उन्हें बोलते हैं कि आप बताइए क्या ये सेंटेंसेस ट्रू हैं या फॉल्स हैं। सो these can be very simple substances as well. For example, bed is a living organism, true or false, तो आपको तुरंत बोल दोगे फॉल्स है। तो कितना स्पीड है एक इंडिविजुअल का रिप्लाई करने का, वेदर द सेंटेंस इज ट्रू और वेदर द सेंटेंस इज फॉल्स, वो डिटरमाइन करेगा हमें ये पता लगाने के लिए कि कोई भी इंफॉर्मेशन उस इंसान, उस चीज, उस सेंटेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन उस इंसान के सेमांटिक मेमोरी में कितनी डीपली स्टोर्ड है। अगर डीपली स्टोर्ड है तो वो क्विकली रिप्लाई कर देगा कि भाई बेड एक लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है और ये ट्रू है, मतलब ये फॉल्स है, ठीक है। और अगर उसमें डीपली स्टोर्ड नहीं है इंफॉर्मेशन तो हो सकता है उसे काफी ज्यादा टाइम लग जाए वो चीज रिप्लाई करने में। सो सेंटेंस वेरिफिकेशन टास्क में हो जाता है ये। फिर आपका आता है दूसरा मेथड ऑफ मेमोरी मेजरमेंट विच इज प्राइमिंग। प्राइमिंग हम ऐसी इंफॉर्मेशन को मेजर करने के लिए यूज करते हैं जिनको हम वर्बली रिपोर्ट इजीली नहीं कर सकते। जैसे कि आपकी प्रोसीजरल मेमोरी थी, उन मेमोरीज को हम इजीली वर्बली रिपोर्ट नहीं कर सकते। सो ऐसी मेमोरीज को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है प्राइमिंग का मेमोरी मेजरमेंट प्रोसेस। इसमें क्या होता है, वंस अगेन पार्टिसिपेंट्स को एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स दिखा दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल गार्डन है, प्लेग्राउंड है, हाउस है, कुछ ऐसे लिस्ट ऑफ वर्ड्स हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उनको दूसरी लिस्ट में, जो पहले वाली लिस्ट में वर्ड्स थे ना, उन वर्ड्स के कुछ इनिशियल या लास्ट वाले पार्ट्स, जैसे गार्डन का जी और ए लिख दिया, प्लेग्राउंड का पी एल लिख दिया, हाउस का एच ओ लिख दिया। सो दूसरी लिस्ट में उन वर्ड्स के कुछ इनिशियल पार्ट्स लिखते हैं और कुछ ऐसे वर्ड्स के भी इनिशियल पार्ट्स लिखते हैं जो पहले वाली लिस्ट में नहीं थे। और फिर पार्टिसिपेंट्स को बोला जाता है कि ये जो वर्ड्स हैं इनको फिलअप करो, मतलब बताओ कि ये कौन से वर्ड्स होंगे ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू हैव जस्ट लर्नड। तो ये पाया जाता है कि पार्टिसिपेंट्स उन वर्ड्स को ज्यादा जल्दी कंप्लीट करते हैं जो उन्होंने लिस्ट में पहले याद किए थे, इन कंपैरिजन टू द न्यू वर्ड्स विच हैव बीन एडेड एज डिस्ट्रैक्टर आइटम्स, जो उन्होंने पहले याद नहीं किए थे। तो ये आपके कुछ 3 मेथड्स हैं मेमोरी को मेजर करने के। अब बिकॉज वी आर टॉकिंग सो मच अबाउट मेमोरी, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम फॉरगेटिंग की बात ना करें, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट वी ऑल स्टूडेंट्स फेस, है ना। हम सारे बच्चे ये चीज फेस करते हैं कि जो चीज याद की वो भूल गए, ठीक है। तो फॉरगेटिंग का जो ये कॉन्सेप्ट है, इसमें पायोनियर है हर्मन एबिंगॉस। तो हर्मन एबिंगॉस ने बहुत एक्सटेंसिवली काम किया था फॉरगेटिंग के फिनोमिनन के ऊपर, जिसके बेसिस पे उन्होंने एक फॉरगेटिंग कर्व बनाई थी। और इस फॉरगेटिंग कर्व से उनका कंक्लूजन क्या निकला था कि जो फर्स्ट 9 आवर्स होते हैं हमारे, सपोज मैंने अभी एक चीज याद कर ली, अब वो चीज याद करने के बाद के जो फर्स्ट 9 आवर्स होते हैं उसमें एक शार्प डिक्लाइन होता है मेरी मेमोरी में। यानी कि उस फर्स्ट 9 आवर्स में, स्पेशली उस फर्स्ट 9 आवर के जो फर्स्ट आवर होता है, उस फर्स्ट आवर में मैं सबसे ज्यादा अपनी याद की हुई चीजें भूलती हूँ। तो इससे अगर हमें ये ऑलरेडी पता लग चुका है कि याद करने के फर्स्ट 9 आवर्स तक मैं ज्यादा ससेप्टेबल हूँ फॉरगेटिंग के, तो इट विल बी गुड कि अगर मैं उस 9 आवर्स में थोड़े थोड़े इंटरवल्स में, चाहे मे बी 5 मिनट में या 10-10 मिनट के लिए, अपने उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करती रहूं ताकि मैं उसे भूलूं ना। तो अगर आप ये ग्राफ देख पा रहे हैं तो यहाँ पे थी मेरी 100% ऑफ इंफॉर्मेशन रिटेन्ड, कि जब मैं पढ़ने बैठी मैंने 100% ऑफ चैप्टर जो है कवर कर लिया। लेकिन जो फर्स्ट सॉर्ट ऑफ 1 आवर होगा या फर्स्ट सॉर्ट ऑफ 9 आवर होगा, उसमें आप देखो 100% इंफॉर्मेशन रिटेन से वो इंफॉर्मेशन रिटेन कहीं 50% के पास आ गई। यानी कि 50% इंफॉर्मेशन जो मैंने पहले याद की थी वो मैं अब ऑलरेडी भूल चुकी हूँ, ठीक है। तो ये जो शार्प डिक्लाइन होता है मेमोरी में, उसके बाद जो डिक्लाइन होता है वो ग्रेजुअल हो जाता है, फिर इतना भूलते नहीं है हम, उसके बाद थोड़ा ग्रेजुअल हो जाता है, हम अपने उसी सेम लेवल पे आ जाते हैं। सो इससे हमें ये पता लगता है दैट इफ वी कीप ऑन रिवाइजिंग विद इन शॉर्ट इंटरवल्स, तो हमारा जो फॉरगेटिंग है वो थोड़ा ग्रेजुअल हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ये जो फर्स्ट 9 आवर्स, स्पेशली द फर्स्ट 1 आवर ऑफ दैट 9 आवर्स जो है, उसमें सबसे ज्यादा फॉरगेटिंग होती है। अब कुछ थ्योरीज भी है फॉरगेटिंग की,
कि भाई हम क्यों कोई चीज भूल जाते हैं, हमने इतनी मेहनत से याद की, क्यों भूल रहे हैं हम उस चीज को। सो वन एक्सप्लेनेशन इज फॉरगेटिंग ड्यू टू ट्रेस डीके। इसमें क्या बोलते हैं कि भाई जब भी हम कोई चीज याद करते हैं, वेन एवर वी लर्न एनीथिंग, ठीक है, हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है या हमारा जो ब्रेन है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, उसमें कुछ ट्रेसेस बन जाते हैं, ब्रेन की शेप्स में कुछ ट्रेसेस बनते हैं। लेकिन अगर हम जो इंफॉर्मेशन हमने याद की है उसको इवेंचुअली हम ज्यादा यूज नहीं कर रहे हैं या उसको हम अपने एवरीडे लाइफ में कहीं ना कहीं अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है कि ये जो ट्रेसेस बने थे ब्रेन में वो फेड अवे होने लग जाते हैं। और क्योंकि ये ट्रेसेस फेड अवे होने लग जाते हैं तो जो इंफॉर्मेशन मैंने याद की थी वो इंफॉर्मेशन भी डीके हो जाती है और मैं उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर पाती, जिसकी वजह से मैं भूल जाती हूँ। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट या दूसरी थ्योरी ऑफ फॉरगेटिंग है फॉरगेटिंग ड्यू टू रिट्रीवल फेलियर। तो कोई भी चीज जब हम याद करते हैं तो हमारे पास कुछ क्यूज होते हैं ना उन्हें याद करने के, यानी कि कुछ हिंट्स। तो बचपन में अगर आप क्वेश्चन आंसर्स याद करते होगे तो आप बोलते होगे ना कि यार वो फर्स्ट वर्ड बता दो बस मुझे उस आंसर का, फिर मुझे पूरा आंसर याद आ जाएगा। सो दैट फर्स्ट वर्ड एक्टेड एज अ क्यू फॉर यू और एज अ हिंट फॉर यू। तो अगर आपके पास किसी इंफॉर्मेशन जिसको आप रिमेंबर कर रहे हो या याद कर रहे हो या लर्न कर रहे हो, उस इंफॉर्मेशन को लर्न करने के लिए उस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड आपके पास कोई हिंट नहीं है, कोई क्यू नहीं है या कोई इनअप्रोप्रिएट क्यू है, तो आप उस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव नहीं कर पाओगे अपने ब्रेन से, अपने मेमोरी सिस्टम से। रिट्रीव का मतलब कि आप उस इंफॉर्मेशन को वापस नहीं ला पाओगे ताकि जब आपको वो यूज हो तब। तो इस वजह से भी फॉरगेटिंग हो जाती है। एंड अ मेजर फॉरगेटिंग हैपेंस ड्यू टू इंटरफेरेंस, कि या तो मेरी पहली लर्न की हुई इंफॉर्मेशन अब नई लर्निंग के साथ इंटरफेयर कर रही है या नई लर्निंग पुरानी लर्निंग को रिकॉल करने में इंटरफेयर कर रही है। सो इंटरफेरेंस दो तरीकों की हो सकती है, प्रोएक्टिव एंड रेट्रोएक्टिव। प्लीज जाग जाओ, सो मत। और इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ लो क्योंकि ये काफी कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट लगते हैं बहुत से लोगों को और ये एमसीक्यूज में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, जब आपकी पास्ट लर्निंग इंटरफेयर कर रही है आपकी न्यू लर्निंग के साथ। एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो अक्सर ऐसा होता है ना कि जैसे अभी फॉर इंस्टेंस 2021 ईयर चला गया और 2022 आया, तो जब हम अपनी नोटबुक्स में डेट लिखने की कोशिश करते हैं तो इवन दो 2022 ईयर आ चुका है बट शुरुआत में जो जनवरी फरवरी के दिन होते हैं उसमें हम कंटिन्यूअसली बार बार ही क्या लिखते रहते हैं, 2021 ही लिखते रहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, कि पिछले एक साल में आपने 2021 लिख लिख के याद तो कर ही लिया, तो वो जो आपकी पास्ट लर्निंग थी वो अब आपकी नई लर्निंग के साथ इंटरफेयर कर रही है। नई लर्निंग क्या है कि भाई अब आपको 2022 लिखना लर्न करना है अपने इस ईयर में, अपनी डेट्स में। ठीक है, सो प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस यही इंटरफेरेंस होती है कि आप जो पहले इंफॉर्मेशन लर्न कर चुके हो वो इंफॉर्मेशन आपकी नई लर्निंग के साथ नई चीज लर्न करने के लिए इंटरफेयर कर रही है। और प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस को फॉरवर्ड मूविंग इंटरफेरेंस भी बोला जाता है। एंड देन अनदर टाइप ऑफ इंटरफेरेंस इज योर रेट्रो। रेट्रो का मतलब होता है ओल्ड और पास्ट। ठीक है, रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है कि क्योंकि आपने एक नई इंफॉर्मेशन याद कर ली है तो जो आपने पास्ट में चीज याद की थी आप उसका रिकॉल नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि सपोज आप अभी 12th क्लास में आए हो, जस्ट सपोज, बिकॉज आई डोंट नो इन विच क्लास और विच यूनिवर्सिटी और व्हाट एग्जैक्टली यू गाइज आर डूइंग राइट नाउ। इफ यू वांट यू कैन कमेंट बिलो एंड लेट मी नो। ठीक है, उससे मुझे ये भी पता रहेगा कि अटेंशन कोई दे भी रहा था यहाँ तक वीडियो में या सब पहले उड़ गए। ठीक है, चलिए, सो सपोज आप लोग अभी 12th क्लास में आए हो और 11th क्लास में आपका रोल नंबर था 15 और अभी 12th क्लास में आके आपका रोल नंबर हो गया है 26। तो अब क्या है कि आप अपना नया ही रोल नंबर याद करके बैठ गए हो कि 12th क्लास का रोल नंबर मेरा 26 है, और सडनली अगर कोई पूछ लेता है कि अरे तुम्हारा 11th में क्या रोल नंबर था, तो बिकॉज आपको 26 ही रोल नंबर याद हो गया तो 11th का एकदम से आपको क्विक रिकॉल नहीं हो पा रहा है कि क्या था। तो इस टाइप की इंटरफेरेंस को कहते हैं रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, जहां पे क्योंकि आपने एक नई चीज लर्न कर ली है, उस नई चीज के लर्न करने की वजह से आपने जो पहले चीजें लर्न की थी वो आप रिकॉल इजीली नहीं कर पा रहे हो, उस इंफॉर्मेशन को आप रिट्रीव नहीं कर पा रहे हो। तो ये कुछ थ्योरीज है फॉरगेटिंग की और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है प्रोएक्टिव एंड रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट। ठीक है,
आफ्टर दैट forgetting can also happen due to amnesia. amnesia basically एक disorder ही होता है जिसमें हमारी मेमोरी का लॉस हो जाता है. so there can be childhood amnesia, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. ड्रीम amnesia क्या है कि हमारे जो ड्रीम्स होते हैं, कभी कभी कुछ ड्रीम्स हमें याद रह भी जाते हैं, बट मोस्टली जो है हम सुबह उठ के यही बोलते हैं कि यार कुछ सपना तो आया था पर याद नहीं क्या आया था, तो वो आपका ड्रीम एमनीजिया है. डिफेंसिव एमनीजिया एक ऐसा एमनीजिया होता है जिसमें आप अपने आप को किसी गिल्ट से बचाने के लिए कोई चीज रिप्रेस कर देते हो और फिर आप उसे भूल जाते हो. सो डिफेंसिव एमनीजिया वो कहीं ना कहीं आपके लिए डिफेंस कर रहा है, आपको गिल्ट से बचाने की कोशिश कर रहा है. मैरिजुआना और अल्कोहल एमनीजिया, काफी बार आपने देखा होगा कि जो लोग ड्रग्स लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, वो लोग जो है जब अल्कोहल उन्होंने लिया होता है उस वक्त जो भी उन्होंने चीजें करी होती है वो उनको याद नहीं रहती. ठीक है, दे हैव लॉस्ट मेमोरी ऑफ व्हाट दे डिड ड्यूरिंग दैट टाइम व्हेन दे वर अंडर द इफेक्ट ऑफ दीज सब्सटेंसेस. तो वो भी एक मेमोरी लॉस है. फिर कुछ ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर भी हो सकते हैं, जैसे कि एल्जाइमर्स डिसऑर्डर होता है, डिमेंशिया डिसऑर्डर होता है. ब्रेन में अगर किसी को कोई ट्रेमर्स या ट्यूमर्स हो गए तो उनकी वजह से भी मेमोरी लॉस हो सकता है. और एक मेमोरी लॉस हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ ट्रांजिएंट ग्लोबल एमनीजिया. ट्रांजिएंट ग्लोबल एमनीजिया में क्या होता है कि आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी का एक प्रोफाउंड लॉस होता है. सो देयर इज अ लॉट ऑफ लॉस ऑफ योर शॉर्ट टर्म मेमोरी. हालांकि ये लॉस एकदम सडन ही होता है मेमोरी में, लेकिन टेम्परेरी लॉस होता है. कुछ समय बाद आपकी मेमोरी वापस आपके पास आ जाती है. ये परमानेंट लॉस ऑफ मेमोरी नहीं होता, लेकिन शॉर्ट टर्म मेमोरी में एक सडन लॉस ऑफ मेमोरी लेकिन टेम्परेरी लॉस होता है. हो सकता है ये लॉस ऑफ मेमोरी इसीलिए हो रहा है क्योंकि कोई एक ऐसा इवेंट हो गया जो आपके लिए कुछ ज्यादा ही इमोशनली स्ट्रेसफुल था. सो बिकॉज ऑफ सर्टेन साइकोलॉजिकल रीजंस और मे बी बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ अ फिजिकल इंजरी इट कैन हैपन. अब दो तरीकों के एमनीजिया और हो सकते हैं, रेट्रोग्रेड एंड एंटीरोग्रेड. तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं किस चीज में, कि रेट्रोग्रेड एमनीजिया है, एंटीरोग्रेड एमनीजिया है, प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस और रेट्रोएक्टिव. तो देखो, इंटरफेरेंस कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहे थे कि कैसे हम कोई चीज भूल सकते हैं किसी पुरानी लर्निंग या नई लर्निंग की वजह से. रेट्रोग्रेड एंड एंटीरोग्रेड एमनीजिया आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि लॉस ऑफ मेमोरी कैसे हो सकता है अगर आपके साथ कोई ट्रोमैटिक एक्सपीरियंस हो जाए, आइदर इन द फॉर्म ऑफ एन इमोशनली स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस और इन द फॉर्म ऑफ अ फिजिकल इंजरी. तो रेट्रोग्रेड एमनीजिया में क्या होता है कि ट्रोमैटिक एक्सपीरियंस से पहले वाले जो इवेंट्स थे, सपोज आपकी लाइफ में एक बहुत ही स्ट्रेसफुल इवेंट हो गया, ठीक है, वो स्ट्रेसफुल इवेंट इज इक्विवेलेंट टू अ ट्रोमैटिक एक्सपीरियंस फॉर यू. सो उस ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस या स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस से पहले जो जो मेमोरी थी आपके पास, वो सारी मेमोरी आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो कुछ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम के लिए, उसको हम बोलते हैं रेट्रोग्रेड. कैसे याद करोगे? देखो, नाम है ना रेट्रो, रेट्रो मतलब ओल्ड, तो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस से पहले वाले इवेंट्स, ओल्ड इवेंट्स आप याद नहीं कर पा रहे. फिर आता है आपका एंटीरोग्रेड एमनीजिया. एंटीरोग्रेड एमनीजिया में क्या है कि जब आपका ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में आ गया तो उसके पहले के इवेंट्स तो आपको याद है, लेकिन उस ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस के बाद आप नई मेमोरीज नहीं बना पा रहे, यानी कि आप चीजें देखते हो लेकिन हर दिन आप वो चीज भूल जाते हो. ठीक है, तो आपको पहले की अपनी पूरी लाइफ याद है, उस ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस से पहले के जो मेमोरी थी वो सब आपके दिमाग में इंटैक्ट है, लेकिन अब जो नई इंफॉर्मेशन अगर कोई आपको बताने की कोशिश करता है तो वो आपकी मेमोरी में नहीं आ पा रहा, क्योंकि आप नई मेमोरीज जो है वो फॉर्म नहीं कर पा रही एंटीरोग्रेड एमनीजिया में. So these are the two types of amnesias. And the last topic of today's video, I know आप लोग बहुत थक गए होंगे, but please थोड़ी देर और concentration कर लो, बस ये last ही slide है जो हमें पढ़नी है. तो ये है मेमोरी डिस्टॉर्शंस पे, या द 7 सिंस ऑफ मेमोरी. सो एक इंसान थे जिनका नाम था शैक्टर. शैक्टर ने जो है 2001 में मेमोरी डिस्टॉर्शंस को डिस्क्राइब किया था इन द फॉर्म ऑफ 7 सिंस ऑफ मेमोरी. मेमोरी डिस्टॉर्शंस का मतलब क्या होता है? यानी कि कुछ ऐसी दिक्कतें जो हमारी मेमोरी पैदा कर सकती है, जिसकी वजह से कोई इंफॉर्मेशन या तो हम कंप्लीटली रिटेन नहीं कर पा रहे, या हम कोई इंफॉर्मेशन में भी रिट्रीव नहीं कर पा रहे, या रिकॉल नहीं कर पा रहे, या फिर कोई इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में अटेंड ही नहीं हुई, हमारी मेमोरी सिस्टम में आई ही नहीं. सो द 7 सिंस ऑफ मेमोरी और मेमोरी डिस्टॉर्शंस गिवन बाय शैक्टर. तो ये 7 कॉन्सेप्ट्स हैं जो इन्होंने 7 सिंस ऑफ मेमोरी में दिए थे. दीज आर द 7 सिंस बेसिकली. तो ट्रांजिएंस है जहां पे मेमोरी आपकी क्विकली फेड अवे हो रही है, ठीक है, आप रिकॉल ही नहीं कर पा रहे कोई चीज, अभी आपने देखा था और फिर आप भूल गए. सो ट्रांजिएंस है कि आपकी मेमोरी क्विकली फेड अवे हो रही है. एब्सेंट माइंडेडनेस क्या है कि आप कोई भी चीज कर रहे हो लेकिन उस पर अटेंशन पे करके नहीं कर रहे हो, और अगर अटेंशन पे करके नहीं करोगे तो नेचुरल सी बात है कि वो चीज आपको याद भी नहीं रहेगी. ठीक है. ब्लॉकिंग.
ब्लॉकिंग होता है टिप ऑफ द टंग फिनोमिनन। तो कभी कभी हमारे साथ होता है ना कि हमें लगता है कि यार बस गले तक बात आ चुकी है पर मेरे को एकदम रिकॉल नहीं हो रही कि वो बात क्या है। सो ब्लॉकिंग में यही चीज होती है कि वी फील दैट अ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन इज एट द टिप ऑफ आवर टंग बट वी आर नॉट एबल टू रिकॉल इट, वी आर नॉट एबल टू रिट्रीव इट इवन दो बस हमारे गले तक वो बात आ चुकी है। तो वो होता है ब्लॉकिंग विच इज अगेन अ सिन ऑफ मेमोरी और अ मेमोरी डिस्टॉर्शन। फिर होता है मिस एट्रीब्यूशन। मिस एट्रीब्यूशन में क्या होता है, कई बारी, काफी बारी इनफैक्ट हमारे साथ होता है कि हम भूल जाते हैं कि हमने क्या चीज सुनी थी, कहाँ वो चीज सुनी थी या कहाँ पे कोई चीज पढ़ी थी। हमें ये याद रहता है कि हाँ हमने ये सुना था, ये पढ़ा था, बट कहाँ सुना था, किधर पढ़ा था, क्या हुआ था, वो चीज नहीं याद रह पाती। सो एक मिस एट्रीब्यूशन हो जाता है। हो सकता है फिर हम कुछ गलत इंफॉर्मेशन दे दें कि हमने यहाँ पढ़ी थी बट इनफैक्ट हमने कहीं और पढ़ी थी। सो दैट इज मिस एट्रीब्यूशन। फिर एक कॉन्सेप्ट, एक सिन है सजेस्टिबिलिटी का, दैट वी एज इंडिविजुअल्स आर वेरी ससेप्टेबल टू सजेशंस। कि अगर आज कोई मुझे सजेस्ट कर दे कि अरे तुमने वहां वो चीज नहीं देखी थी, देखी तो थी मेरे साथ, तो हम भी ससेप्टेबल हो जाएंगे उस चीज के और हम मे भी बोल दे कि हाँ देखी थी। ठीक है, हम बोल दे कि हाँ हाँ देखी थी, मैंने भी देखी थी, और एकदम आपके मेमोरी में आपको लगे कि आपने तो देखी थी। सो दैट इज अनदर सिन ऑफ मेमोरी, सजेस्टिबिलिटी, कि भाई जो चीज देखी भी नहीं उसका आपने मान लिया कि देखी थी। ठीक है। देन इज बायस। बायस में क्या होता है कि अगर सपोज आज मैं किसी पेनफुल सिचुएशन में हूं तो मेरा जो पास्ट रहा है उसमें मैं अच्छी सिचुएशंस देखने की बजाय सिर्फ वही पेनफुल सिचुएशंस ही नोटिस करूंगी, इवन दो अभी मुझे वो पास्ट वाला पेन हो रहा है, नहीं हो रहा, वॉट एवर इट इज, बट एक बायस मेरे थॉट में, मेमोरी में आ जाएगा कि मैं वही पेनफुल सिचुएशंस ही जो है फिर से याद रख रही हूँ। और फिर होता है परसिस्टेंस, जो थोड़ा बहुत बायस से ही रिलेटेड है, कि हम इनकॉन्सिक्वेंशियल मेमोरीज के होल्ड ऑन करते रहते हैं, यानी कि हम कुछ ऐसी मेमोरीज अपने दिमाग में स्टोर करके रखे रहते हैं परसिस्टेंटली जो हमारे लिए शायद अब यूजफुल भी नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल, आपने अभी तक के अपने अकेडमिक करियर में सारे एग्जाम्स अच्छे से दिए थे, यू वर एवरेज और मे बी अबव एवरेज स्टूडेंट, अच्छे स्कोर आपने लिया, बट इट वॉज जस्ट वन एग्जाम जिसमें आपका स्कोर अच्छा नहीं था या प्रोबेबली आप फेल हो गए, लेकिन आप लाइफ टाइम के लिए जो है एक परसिस्टेंस बना के रख रहे हो कि वो जो एक इनकॉन्सिक्वेंशियल मेमोरी थी एक एग्जाम में फेल होने की, वही चीज आप कंटिन्यूअसली याद रखे जा रहे हो और उसी चीज के बेसिस पे अपने आप को जज करे जा रहे हो। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ परसिस्टेंस, और ये है आपकी 7 सिंस ऑफ मेमोरी। With that, congratulations, we have come to an end of today's video, और अब आपको मेरी वॉइस का टॉर्चर भी समाप्त हो सकता है। चलिए, सो आज की वीडियो यहाँ पे खत्म होती है, एंड विद दैट वी हैव कंप्लीटेड योर कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरी। अगली वीडियो में, जो कि अगेन जनरल साइकोलॉजी पर ही होगी, उसमें हम कवर करेंगे मोटिवेशन एंड इमोशंस। सो इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कोई सजेशंस है आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड आई होप आप लोगों ने चैनल तो सब्सक्राइब कर ही रखा होगा माइंड रिव्यू का, एंड बेल आइकन भी क्लिक कर रखा होगा ताकि आपके पास वीडियोस के नोटिफिकेशन आ जाए और आपको मिल जाए अपना पढ़ाई का मोटिवेशनल डोज। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ वेरी वेरी गुड डे एंड बाय बाय।